ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अमूमी तौर पे जब एक तासुर पाया जाए किसी जमात के बारे में कि ये जमात जो है इसके पास इस वक्त फुल वैक्यूम है, उस जमात के बारे में ये भी तासुर पाया जाए कि आने वाली हुकूमत जो है वो इस जमात की बन रही है या फिर बनाई जा रही है, दोनों सूरतों में आप बात कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इलेक्शन से 20 दिन पहले भी उसके अंदर हरकत ना आए, उनके जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं वो फाल ना हो पाए, उनका मंशूर मंजर आम पे ना आ पाए, उनकी कंपेन के अंदर बहुत से लूप होल्स दिखाई दें और उनकी कंपेन्स का वाहिद मरकज सिर्फ और सिर्फ माजी की हुकूमत पे क्रिटिसिज्म हो, तो किस तरीके से वो एक मजबूत हुकूमत में तब्दील हो सकते हैं? एक बुनियादी सवाल। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, ये जो गिले हैं ना, ये बतौर पाकिस्तानी भी गिले हैं कि जब आपकी जमात जो है उसके पास इस हद तक वैक्यूम मौजूद है, उनके लिए ही लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है और ऐसी लेवल है कि वो किसी और के लिए लेवल दिखाई नहीं देती, फिर भी खामोशी, तज़ब्ज़ुब, ये मायूसी, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो समझते हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर एक जमात जो है उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वो उसके नताइज भुगत रही है, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे लिए कोई राह हमवार की जा रही है या हमें कोई रास्ता ऐसा दिया जा रहा है। वो उसके अपने कारनामे थे जो वो भुगत रहे। हम तो बहरहाल मुकाबले में हैं। और चले, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूं सर, अगर आप यही बात करते हैं कि वो अपने कारनामे भुगत रहे हैं इलेक्शन से पहले, तो 2018 में आप क्या भुगत रहे थे? हम तो पैनामा भुगत रहे थे जिसमें उसमें नाम नहीं था और इकामा पे निकाल दिया गया। हम तो एक प्लानिंग और साजिश भुगत रहे थे जिसने ना सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाया बल्कि मुल्क की जो सिम थी उसको अच्छी जो बेहतरी की तरफ जा रही थी उसको भी नुकसान पहुंचाया। आज तो हमने तो नहीं कहा था पीटीआई को कि 9 मई करे या फॉरेन फंडिंग करे या तोशाखाना करे या फिर जो है वो मीर जाफर मीर सादिक के नारे बनाए या जाली बयानिया जो है इंपोर्टेड हुकूमत का बनाए, नेशनल असेंबली में जो है वो अपोजिशन का रोल ना अदा करे, केपीके की हुकूमत गिरा दे, पंजाब की हुकूमत गिरा दे और फिर अपने इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराए। तो ये अगर हमने इसमें हमारा कोई रोल है तो जरूर हम कसूरवार हैं। लेकिन अगर वो जमात खुद इस चीज पे तुली हुई थी कि उसने ना सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना है और डीरेल करना है। राना साहब, यासर ने आपसे सवाल पूछा आपकी जमात का, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जमात का सवाल पूछा कि आपकी जमात ऐसे क्यों कर रही है या ये पोजीशन क्यों है, आपने वो जवाब नहीं दिया। आपने अपनी क़यादत की तरह ना तोपों का रुख कर दिया तहरीक इंसाफ की तरफ। उन्होंने क्या, मेरी बात तो सुन रहे हैं, देखें राना साहब, देखें, आपने अभी कहा कि राय के इजहार, देखें मेरी बात सुन रहे हैं। हमने तो आपसे जो सवाल पूछा हमें उसका जवाब दे दें। उन्होंने जो भुगता, जो किया उसको वो भुगत रहे हैं। आपकी जमात ने ये सब कुछ नहीं किया। आप तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, वो भी आप भूल गए। चलें उसको भी हम छोड़ देते हैं, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, हम ये मान लेते हैं। आप इसके बावजूद आपके अरकान मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली जो हैं, अगर वो मुंतखब हो गए 8 को, तो उनके चेहरों पे वो रौनकें, उनके जलसों जुलूसों, उनके दफातर की रौनकें, यासर ने यह पूछा है ये क्यों नहीं बहाल हो रही? आपने सीधे ही तोपों का रुख कर दिया है अपनी क़यादत की तरह। दूसरी तरफ वो हम आपसे बाद में पूछ लेंगे, आप अपनी जमात का जवाब दे दें बस। नहीं, देखें, एक तो जलसों जो हैं वो शुरू हो गए हैं। अभी तो एक दिन के अंदर एक जलसा होता है, आगे वाले दिनों में एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे होंगे। हमारी क़यादत अवाम के पास अब जाना शुरू हो गई है। एक भरपूर जो एक इलेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, टिकटिंग और इंटरव्यू का प्रोसेस। तो ओवरऑल अगर आप हमारा सोशल मीडिया भी देखें तो हर हल्के में जो है कैंपेन शुरू हो चुकी है। जो कैंडिडेट्स हैं वो हल्के में जा रहे हैं, वोटर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग, छोटे जलसे, सब कुछ हो रहा है। जहां तक मंशूर की बात है, मंशूर आगे आने वाले चंद दिनों में लॉन्च हो जाएगा और ये ऐसा मंशूर नहीं है जहां हम कहें कि 50 लाख
घर और 1 करोड़ नौकरी, ये चीजें जो हम आपको इंशाल्लाह ताला 36 शोबों के ऊपर एक मुकम्मल लाएअमल हम पेश करने जा रहे हैं, जो एक इतनी डिटेल और गहराई में बनाया गया है कि स्टेक लेकिन सर बात सुने, पीपल्स पार्टी का भी मंशूर गहराई में ही बना हुआ है, लेकिन इब्तदाई तौर पे उन्होंने 10 निकाती एजेंडा दे दिया और वो उस पर वावेला तो मचा रहे हैं ना। आप भी कोई 10 निकाती एजेंडा उसका लुबेलुब आप पेश कर देते तो शायद ये तौजीह ना होती सवाल पूछने की। नहीं, इंशाल्लाह हम आपको 36 शोबों के ऊपर एक मुकम्मल लाएअमल पेश करेंगे और आने वाले चंद दिनों में पेश कर देंगे। और मैंने पहले भी मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में बताया था कि हमने एक प्रिलिमिनरी काम 30 नवंबर को मुकम्मल कर दिया था मंशूर पे। मैं भी 3-4 कमेटियों का हिस्से में मेंबर था, तो हमने काफी हद तक 30 नवंबर को, उसके बाद एक अलहदा मुशावरती अमल शुरू हुआ जिधर हमने ओवरसी एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तानी बैठे हुए थे और दीगर बहुत सारी लोगों से इनपुट्स लेके एक मुकम्मल लाएअमल हम लेके आने वाले। हम एग्री करते हैं थोड़ा डिले हो गया है, नहीं होना चाहिए था, जरा वक्त पे आ जाना चाहिए था, लेकिन जल्द आ जाएगा जी मंशूर हमारा। अच्छा, एक माजरत से मैं एक सवाल करना, 2 सवाल है मेरे, छोटे छोटे बड़े मासूम से सवाल है, मुझे उनका जवाब नहीं मिल रहा। आपकी इतनी बड़ी जमात है, इतनी ताकत है, इतने लोग आपके साथ हैं और लोग आपके बयानिए से भी इत्तेफाक कर रहे हैं और ताहयात कायद भी मौजूद हैं। अब तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लंदन बैठा हो सोए उनके बच्चों के। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद आपको जलसे, आपका जहाँ भी जलसा होता है वहाँ पे स्कूल को छुट्टी दे दी जाती है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। कोई डर होता है कि सरकारी स्कूल अगर खुलेंगे तो आपके जलसे को कोई नुकसान होगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है। जलसा तो हाफिजाबाद के चर्चे तो ज़बानी, हाफिजाबाद में तो एप्लीकेशन भी दे दी है पीपल्स पार्टी ने, ओकारा में तो नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है, हर चीज आ गया राना साहब। देखिए, ये तो लोकल इंतजामिया जो केयर टेकर सेटअप है उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पे स्कूल बंद किए गए। ये मेरी नॉलेज में तो अभी आपने सवाल पूछा तो आया, लेकिन इसका जवाब तो ईसीपी से या केयर टेकर सेटअप से लिया जाए। ये एक अच्छा बयान है ये। वैसे ऐसा ही हो ना तो सारी चीज़ें सुथराई के साथ मुकम्मल होती रहेंगी कि जो भी चीज़ है वो उनसे पूछिए, हमें क्या, उन्होंने इतनी ढील दी हुई है हमें, तो उनसे पूछें कि क्यों ढील दी हुई है। ये आप ऐसे नॉलेज में तो है ही नहीं ये चीज़ जी, अब मैं इसका क्या जवाब दूं जो मुझे पता ही नहीं है जिस बारे में। अच्छा, मेरा एक सवाल ये, आपने कहा जी कि हमें थोड़ी सी देर लग गई वो डिटेल मंशूर लाने में। आप लोगों ने तो अभी माजी करीब में हुकूमत की, सारे मसाइल का इदराक आप लोगों को, एक तो वो जो सिस्टम से बाहर हो और सिस्टम को समझने में उसे देर लग गई। आप तो समझे समझाए हुए थे, फिर भी आपने इतना अरसा लगाया, उसकी वजह क्या? इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें साथ। यासर साहब इजाजत आपकी? जी जी, क्योंकि आपसे डर लगता है ना इजाफा। क्यों पूछना, आप भी इक़्तिदार का हिस्सा है ना। अच्छा, बात यह है कि ये भी बता दें, इस मुल्क में तो सबसे ज़्यादा हुकूमत भी आपकी रही है, किसी ना किसी के साथ शराकतदारी से या किसी के शीरबाज से। तो कैसा मामला है कि आप 30 साल 32 साल या 20 साल हुकूमत में रहने के बाद भी अभी तक आपका मंशूर बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम PMLN की हुकूमत कोई 9.5 या 10 साल रही है पाकिस्तान के ऊपर, और KPK में PTI की हुकूमत 10 साल रही है। तो हम पूछ आपसे रहे हैं, ये देखे ना, यही एक वजह है कि राना साहब, यही हम कहते हैं, ये वो भी आपके कायद भी शुरू करते हैं, एक से वहां से शुरू करते हैं, वहीं पे खत्म करते हैं। अपने जेन में अवाम लाए, नहीं उस पे ले आए ना राना साहब, आप उस पे लेके आए। ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे ना, तो उस पर तर्जीह बयान की गई, सब पार्टीज के होते हैं, वो कहते हैं किसी ने एतराज ही नहीं उठाया, आप पे एतराज उठाया हुआ है तो आप अपना बताएं, दूसरों को छोड़ें। तो इसलिए सवाल PMLN का है तो PMLN का जवाब दे दे, बाकी ले लेंगे। देखिए, बात यह है कि हमने 9.5 साल हुकूमत की और अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में राजा रियाज पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस 9.5 सालों में बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन, टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन से लेके मोटरवेज, डैम्स, आपके LNG टर्मिनल, CPEC, बहुत सारी चीजें हैं जो हम गिनवा सकते हैं जो हमने नेशनल लेवल पे की। इस मुल्क के अंदर 12-13 हज़ार मेगावाट के बिजली के जो है वो प्रोजेक्ट्स किए, बहुत कुछ है। लेकिन देखिए, जो मंशूर की बात है, मैं बता रहा हूँ कि 30 नवंबर को हम लोगों ने अपनी प्रिलिमिनरी जो सिफारिशात थी वो जमा करा दी थी। उसके बाद फिर एक मुशावरती अमल चला जहां हम ओवरसी एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान में जो और दीगर एक्सपर्ट्स थे उनसे हमने अपना जो स्कोप था मुशावरत का वो फैलाया। और इंशाल्लाह देखिए, बात यह है
कि हमने पिछली दफा भी जो मंशूर भेजा था वो हमने उसको मुकम्मल किया, उसमें दहशतगर्दी का खात्मा था, उसमें सीपेक था, बिजली अच्छा, की। मुकम्मल किया, अमल नहीं किया? नहीं, अब उसको पूरा किया इंशाल्लाह। अभी भी राना साहब जो भी मंशूर गालबन मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर आने लगा है, ये 2-4 दिनों के अंदर। इलेक्शन लेट है राना साहब, इलेक्शन लेट है? इलेक्शन से पहले ही आएगा जी, 2 हफ्ते। नहीं, 6 फरवरी को आएगा या 5 फरवरी को? ये जनवरी में ही आ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ईरान की तरफ से हमला और फिर पाकिस्तान का जवाब देना, और उधर ईरानी हुकूमत की तरफ से ये कहना कि इस हमले में मारे गए लोग ईरानी नहीं हैं, ये एक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भी तायद करता है कि पाकिस्तान ने वो जो जवाबी कार्रवाई की बर वक्त, ये जो जवाबी कार्रवाई है इससे कुली तौर पर क्या पैगाम गया। और फिर उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जो निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में जारी था। 2 घंटे तक वो इजलास चला, और 2 घंटे बाद उस इजलास के बाद जो एलामिया मंजर आम पे आया उसमें पाक फ़ौज की पेशा महारत को सराहा गया, और उसके अलावा पाकिस्तान के वकार और सालमियत पर कोई किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना करने का इंदिया दिया गया। और पाकिस्तान की तरफ से ये भी पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी नहीं चाहता। उस इजलास के अंदर ईरान के हुकूमत तेहरान में तैनात पाकिस्तानी जो सफ़ीर थे उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है। तो मौजूदा जो खत्ते की सूरत हाल है, यहाँ पर अगर केओस बढ़ता है तो किन वजूहात की बुनियाद पे होगा, उसके आफ्टर शॉक्स कैसे महसूस होंगे, और अगर इससे बचने की कोशिश की जाती है तो किस तरीके से बचा जा सकता है और उससे बेहतरी क्या आ सकती है। इसी बारे में बात करने के लिए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से ईरान ने पहले पहल की, हमारे लिए बहुत हैरत ज़दा कर देने वाली बात थी कि ईरान ने इस तरह का इकदाम क्यों उठाया, और दूसरा ये कि इतने महाजों को खोल के ईरान चाहता क्या है। क्योंकि एक तरफ यमन में देख लें आप, इराक में देख लें आप, सीरिया की सूरत हाल में देख लें, बेशुमार जगहों के ऊपर ईरान की इन्वॉल्वमेंट है। तो पाकिस्तान के साथ इस तरह का महाज खोलने के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, यही सबके लिए हैरानी थी कि ख़ास तौर पे जबकि हमारे तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो ईरान के साथ ओपन है। हमारी वज़ारत ख़ज़ाना जो फॉरेन ऑफिस है उनका उनके फॉरेन ऑफिस ताल्लुक है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है, अवाम की एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो इसमें कोई बात समझ नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर में विजिट करके गए। आई डोंट नो व्हाट, क्या उन्होंने सिखाया, क्या पढ़ाया, दैट प्रॉम्प्टेड ईरान के वो एक प्रोवोकेटिव एक्शन करें और ड्रोन्स का अटैक करें, उसमें आके हमारे 2 बच्चों को शहीद करें, 3 बच्चियों को जख्मी भी कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने 24 आवर वेट भी किया कि चले शायद उनको रियलाइजेशन हो जाए, माजरत करें, निदामत करें और अफसोस का इजहार करें बच्चों को, पाकिस्तान में जो बच्चों की शहादत हुई है। बट दे वर नॉट पुश्ड। फिर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल पे सफारत खाली ख़त्म करने की बात कि हम बुला लेते हैं सफ़ीर को, फिर भी नहीं किया, बल्कि उनकी स्टेटमेंट में प्रोवोकेटिव अगेन स्टेटमेंट थी, वेरी एरोगेंट स्टेटमेंट्स। तो इसके बाद पाकिस्तान हैड टू रिटेलिएट, इसलिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान की सलामती, बका और टेरिटोरियल बाउंड्री के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वी विल नेवर नेवर एवर बेंड डाउन। ब्रिगेडियर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाक फ़ौज ने जवाब देकर इस पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से एक पैगाम दे दिया है कि पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और चीज़। जब ये बात इल्म है, हमारे इल्म में आ चुकी थी कि वहाँ पर कैंप मौजूद हैं और उन कैंप में एंटी पाकिस्तान चीज़ हो रही है। देखिए अदीम साहब, आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान ने अंडरस्टैंड देन यू हैव टू सी सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन द रीजन। और सेकंड, ईरान से हमारे बड़े देना ताल्लुकात है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, रिटेलिएशन भी की। बट सेकंड, आज अगर आपने सलामती कौंसिल कमेटी की मीटिंग देखी तो उसमें यही बात की गई कि मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म को सराहा गया। नंबर 2, उन्होंने ये कहा जी कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे पाकिस्तान सलामती बका के ऊपर।
और थर्ड कि हम इस खित्ते में एस्केलेशन नहीं चाहते। हम एक पूर्ण मुल्क हैं, हम तमाम मुसलमान मुल्क से बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हमने वाज़ेह सबूत दे दिया कि वहाँ पर टेररिस्ट बैठे हुए थे। जो मारंग बलोच जो इतने से इस्लाम धरना दे के बैठी है, खुद अपनी सारी जो गलत बातों को उसने कंफर्म कर दिया। देयर इज नो मिसिंग पर्सन, ऑल मिसिंग पर्सन्स आर पार्ट ऑफ BLA, BLF, TTP, PNA। और कहा कि देखें लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं और उनके बच्चे वहाँ पर मारे गए हैं, तो व्हाट एल्स, आप क्या रह गया बाकी बताइए। इसका मतलब पाकिस्तान का स्टांस ईरान को हमेशा हम बताते रहे, वो भी ठीक था। हमने उनके जो टेररिस्ट थे जिसमें BLA, BLF लोग थे वो भी मारे गए और मारंग बलोच ने खुद कंफर्म कर दिया और ईरान ने भी कहा जी हमारे कोई शहरी नहीं मारे गए। एंड दैट इज व्हाट आवर एम आल्सो, सिर्फ टेररिस्ट को लें, टारगेट करें और कोई सिविलियंस या फौजी ईरान का शहर को हम चाहते हैं कि हम हमारे जो ताल्लुकात अच्छे हैं इसको आगे लेके चलें। और अभी भी आज बड़ी अच्छी बात है कि दोनों वज़ीर ख़ारजा की बात हुई है, दे मस्ट हैव स्पोकन टू ईच अदर और क्लैरिफाई चीज़ें की होंगी, इसको लेके आगे भी चलना चाहिए। बिकॉज इन ईरान ने स्टेप फॉरवर्ड लिया था, इनिशिएट लिया था और अब इसका काम है दोबारा इनिशिएटिव लेना डी एस्केलेशन की तरफ। ये अब इनकी जिम्मेदारी है। ज़ाहिर हमारे मुसलमान मुल्क बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात है जो दोनों के साथ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं इस मामले के अंदर चीन क्या किरदार अदा कर सकता है? चीन ने उसके फौरी बाद जो मशवरे देना शुरू किए हैं, क्या चीन की तरफ से भी कोई हलचल देख रहे हैं? देखिए चीन बिल्कुल वो कोशिश कर रहा है और सेकेंड ये बात है उनके बहुत स्टेक्स हैं ईरान के अंदर। उनके $400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट है, नॉट ओनली के ऑयल जो लेके जाते हैं, साथ उनके वहाँ के बंदरगाह भी बनाने में लगे हैं, जिसकी वजह से दे वांट कि इस एरिया में बिल्कुल एस्केलेशन नहीं चाहिए बल्कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। उन्होंने अपने किरदार भी कहा, तुर्किया की भी स्टेटमेंट है, वो भी मुतहर्रिक है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिर मिडिल ईस्ट से ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं इसके में भी वो दूर रहे। लेकिन इस खित्ते में बहुत ज़रूरी अमन, 4 न्यूक्लियर मुल्क हैं इस मुल्क में और उसके बाद आप रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। सेकंड ये कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज लड़ाका है, इसलिए हम इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम हर मौके पर डोजर देते हैं। वी आर वेरी पीसफुल नेशन, बट ये हमारे पीस की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी नहीं समझे। ईरान थॉट कि जिस तरह वो वहाँ इराक पे जाकर ड्रोन दागे, लिबिया में दागे, सीरिया में दागे, देशर पाकिस्तान की रिस्पॉन्स नहीं आएगी। आई थिंक बहुत टाइमली, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमारी मुसल्लह अफवाज ने चीफ ऑफिसर ने डिसीजन लिया, हुकूमत ने उसको बैकअप किया और एक कन्वे मैसेज चला कि दुनिया को डोंट टेक पंगा विद अस, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। आरतुल्लाह साहब, अब तो हमें पता चल गया कि पहले भी पता था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, उसी की रोशनी में ये सारा कुछ किया गया और कुलभूषण से लेकर सारे मामला सबको इल्म में है, आपको भी इल्म में है कि कहाँ से चलते थे, कहाँ से निकलते थे। तो अब इस खित्ते में अमन के लिए और इन दहशतगर्द कैंपों के खात्मे के लिए पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है? देखिए मैं तो ये कहता हूँ ईरान को अगर समझ आ जाए, ईरान और पाकिस्तान मिलकर दे कैन ब्रिंग पीस इन दिस, अफगानिस्तान की तरफ से भी और अपने बॉर्डर की तरफ से भी, क्योंकि पाकिस्तान इज विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम बहुत नुकसान उठाते हैं, हमारे आपके सामने कितने फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविल आर्म फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। हमें अफगानिस्तान से कितनी शिकायत रही कि आपके मुल्क से टेररिज्म हो रही है, BLA, BLF, BNA, TTP सब वहाँ पर बैठे हुए हैं, रॉड उसको ट्रेन कर रही है, हॉस्टाइल एजेंसी उसको सपोर्ट कर रही है, NDC सपोर्ट कर रही है। डिस्पाइट द फैक्ट हमने कभी भी उनकी एयर स्पेस को इंट्रूड नहीं किया, कभी हमने उनके ऊपर ड्रोन या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। इससे देखिए कि हम कितना पीस और अमन चाहते हैं इस खत्ते के अंदर। लेकिन ईरान से हमें हैरानी है कि इतने अच्छे ताल्लुकात के बावजूद उन्होंने इमीडिएट सोचे समझे बगैर इंडिया की शेयर के ऊपर ये कर दिया। सो नौ ये दोनों ममालिक मिलकर बैठे हैं और डिसाइड करें कि हमने रीजन में क्या करना है, फिर अफगानिस्तान को मजबूर करें, क्योंकि नॉर्दर्न साइड जो है अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अलायंस जो है वो ईरान को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और सदर्न साइड को, पश्तून बेल्ट को पाकिस्तान के कंट्रोल में। तो इनको बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। इस खित्ते में अमन के लिए, अफगानिस्तान में अमन होना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली अमन के लिए बल्कि यहाँ की इकोनॉमिक तरक्की के लिए। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा तो हमारा CPEC मंसूबा और गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा।
जिससे रशिया सेंट्रल एशिया का पूरा रूट मिल जाएगा समुद्र की तरफ, हॉट वाटर्स की तरफ, और चाइना को मिल जाएगा 8 दिन में, खासकर से लेक मुकवादर आएगा और दुनिया की, अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडी उनके लिए अवेलेबल है जहाँ पर अपना तजारत करना चाहते हैं। इसलिए ये रीजन को बहुत ज़रूरी है पीस करने, इसलिए चाइना, ईरान, पाकिस्तान ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं इसको हालात को ठीक करने के लिए। ये सब मैटर करते हैं हालात को ठीक करने के लिए, और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ हो सकता है और हमें उसी के लिए किरदार अदा करना है, और वही हमारा एलामिया जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।